है, it covers a wide arena rather than means the scope or the arena of ESI Act is much larger than that of Factories Act. जैसे Factories Act में it only covers the employee under its premises, मतलब फैक्ट्री के premises में वो Factories Act अपने स्टाफ के हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, लीव सभी चीजों के मतलब सभी चीजों को देखता है. बट ESIC Act does not cover only within the premises, ये कहीं पर भी हो सकता है. ठीक है, इस चीज को लेकर हम लोग काम कर रहे थे. Now, extensive regulation have been framed under the act to identify the employees who would be entitled to the benefit. अब देखो ये ESI एक्ट जो है, क्योंकि ये बहुत वाइड अरेना कवर करता है, तो समझ सकते हैं कितने एम्प्लॉइज, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन, सर्विसेज, हर सेक्टर में ESI के कितने स्टाफ होंगे. ठीक है ना. तो डेफिनेटली अरेना इतना ज्यादा है, तो एक्सटेंसिव लेजिस्लेशन इज रिक्वायर्ड. इसमें जो बेनिफिशियर है, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, हु आर एंटाइटल्ड फॉर दिस बेनिफिट, the employees are need to be means the employees are to be registered, और उनको एक कंट्रीब्यूशन कार्ड मिलता है कि ये आपका कंट्रीब्यूशन कार्ड है, आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, कंपनी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया. ठीक है. एंड आइडेंटिटी कार्ड्स आर टू बी prepared. An employee therefore has to be identified in the records of Employee State Insurance Corporation so that he is entitled to claim various benefit. तो सीधी सी बात है, एक एम्प्लॉय का नाम ESIC का जो रिकॉर्ड है उसमें आना चाहिए, तभी उसको ESI की बेनिफिट सारे मिलेंगे. तो एक एम्प्लॉय को 2 कार्ड मिलेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एक होगा कंट्रीब्यूशन कार्ड और एक होगी आइडेंटिटी कार्ड. एंड ही ऑल्सो नीड्स, मतलब आईडी कार्ड जब मिलेगा तो ESIC का रजिस्टर में नाम आ चुका है तभी है, तो तभी वो ESIC के क्लेम को कर पाएगा. An elaborate machinery is provided for the effective administration of the act, the apex body being the ESI corporation. तो इसका जो apex body है वो है ESI corporation, मतलब ESIC जो हम लोग बोलते हैं वो ESI corporation जो वही है apex body which regulate all those things. ठीक है. An elaborate machinery is provided for the effective administration of the act, the apex body being the ESI corporation, subordinate to which are standing committee and medical benefit council. अब apex body का जो subordinate है, that is the standing committee and medical benefit council. तो ESI कॉर्पोरेशन एपेक्स बॉडी है, और स्टैंडिंग कमिटी एंड मेडिकल बेनिफिट जो काउंसिल है वो एक्ट करता है उसका सबऑर्डिनेट. इट एक्ट्स एज सबऑर्डिनेट टू ESIC. ठीक है, ये हो गया. द कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, मतलब ये जो ESI कॉर्पोरेशन है ये एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है, कंट्रोल्ड एंड सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय. तो सीधी सी बात है, ESI कॉर्पोरेशन जो है जिसको हम ESIC बोल रहे हैं, सीधे लैंग्वेज में मैं इसको ESIC बोल रही हूँ. दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसको गवर्नमेंट कंट्रोल. कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड एंड सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो इसको मैं पब्लिक बोल रही हूँ, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन ही रहेगा तो ठीक है. पब्लिक कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड एंड सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, कंट्रोल एंड सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल एंड सब्सिडी दी जाती है. फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, इट्स ऑब्जेक्ट बीइंग रेंडरिंग सर्विस टू एन इम्पोवराइज्ड एक्शन ऑफ द पब्लिक. तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? रेंडरिंग सर्विस. ऑब्जेक्ट इज टू रेंडर rendering service to an impoverished section of the public. Rendering service to an impoverished section of the public. ठीक है. The funds required for functioning of the scheme are raised from contribution both of the employers and employees. ठीक है. तो ये जो फंड है ये कहाँ से आता है? जो कंट्रीब्यूशन है ESI का, कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? इसमें एम्प्लॉय एक छोटा सा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, प्लस एम्प्लॉयर का एक कंट्रीब्यूशन रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंट्रीब्यूशन या फंड जो रेज होते हैं, फंड रेज्ड मतलब ESI फंड कहाँ से रेज करता है? फंड रेज्ड
for the functioning of the scheme from both the employers, grants, donation and gifts from governments, local bodies, individuals or bodies whether corporate or not. तो ये fund raised करते हैं through different, मतलब जैसे donation हुआ, grants हुआ, donations भी होते हैं, donations हुआ and gifts, कुछ गिफ्ट्स होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट कुछ देते हैं गवर्नमेंट्स, एंड लोकल बॉडीज भी हो सकती है, आइदर बॉडी कॉर्पोरेट और नॉन। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पैसे जमा होती है, इसका फंड क्रिएट होता है ईएसआई फंड। तो ये फंड ही है जो यूज करते हैं। मेरे ईएसआईसी वाले क्या करेंगे, ईएसआईसी वाले ईएसआई फंड को यूज करेंगे फॉर दी एंटायर, मतलब ये जो इम्प्रूव करना है पब्लिक के एक लाइफस्टाइल को या उनको एक सोशल सिक्योरिटी देनी है, तो वो कैसे करेंगे, पैसे तो चाहिए ना उसके लिए, तो वो ईएसआई फंड देता है। For adjudicating of disputes and claims, ESI courts are being created. अब कोई एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, तो एजुकेशन जो मैटर है, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स, ये कहाँ पे सेट होता है, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड्स, मैं ESI कोड्स लिख रही हूँ, ठीक है, ESI कोड्स आर क्रिएटेड, ठीक है, ये मतलब जो भी मैटर होगा वो वहां पे क्रिएट, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। The ever expanding industrial horizon and reciprocal uprising of labor consciousness necessitate the employer and employee to be conversant with the current labor legislation that govern their relationship, right and obligation। ये क्या बता रहा है कि जितना ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल जो हॉराइजन है अबाउट दी लेबर कॉन्शियसनेस मतलब सीधी सी बात है, लेबर जो है उनके बारे में एक सोच, एक धारणा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेबर भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारे कुछ राइट्स हैं। पहले क्या होता था, पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उनके क्या, मतलब वर्कर्स को उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उनके राइट्स या बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी जो इंडस्ट्रियल हॉराइजन आप देखोगे, जो स्कोप है और जो इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एक रेसिप्रोकल, एक अपराइजिंग है ऑफ लेबर कॉन्शियसनेस, मींस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर अवेयर, दोनों को ही पता है कि मतलब लेबर को क्या सेफ्टी देनी है, क्या सिक्योरिटी देनी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीजें हमें पता है, ठीक है। एंड सो इट नेसेसिटेड the employer and employee to be conversant with the current labor legislation। तो दोनों को ही पता होना चाहिए current labor legislation क्या है, and accordingly they should act, fine। Now we are moving to the next section, that is applicability of the act, मतलब ESI act की applicability क्या क्या है। Under section 1 subsection 4 of the act, तो इसमें आता है under section 1 subsection 4 of the act, ठीक है। The implementation of the scheme is territorial, the implementation of the scheme is territorial। टेरिटोरियल मतलब क्या हुआ, टेरिटोरियल का सिंपल सा मतलब है कि उस बाउंड्री के अंदर, हर स्टेट की बाउंड्री के अंदर। The act applies in the first instance to all factories using power and employing 20 or more person on wages। यहाँ पे बता रहा है at first instance to it is applicable, the act is applicable to all factories, कोई भी factories हो, using power and employing 20 or more persons on wages, ठीक है ना। The provisions of the act have also been extended or are being gradually extended under section 1 subsection 5 of the act। अब देखो ये जो provisions हैं इसको और एक्सटेंड किया गया है, और आर बीइंग ग्रेजुअली एक्सटेंडेड। अब देखो ये जो एक्ट है, मतलब ये जो हमारा इनिशियल था दैट इज अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज टेरिटोरियल। नाउ द एक्ट हैज बीन, द एक्ट मतलब एक्ट तो नहीं एक्चुअली
प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बोल सकते हैं या स्कोप ऑफ द एक्ट बोल सकते हैं. द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट have also been extended, extend किया गया है. ठीक है. अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5. ठीक है. ऑफ द एक्ट टू कवर, मतलब किस लिए किया गया? टू कवर द फॉलोइंग, मतलब ये प्रोविजंस को एक्सटेंड किया गया. पहले क्या था? अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज टेरिटोरियल. ठीक है. The act applies in the first instance to all factories using powers and employing 20 or more persons on wages. मतलब 20 या 20 लोग से ज्यादा रहेंगे किसी फैक्ट्री में जहां पे पावर का यूज हो रहा है, उस वहां पे ये एप्लीकेबल है. ठीक है. अब provisions of the act have also been extended or are being gradually extended under section 1 subsection 5 of the act to cover, मतलब ये एक्ट को एक्सटेंड किया गया. तो अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 था, उसको सबसेक्शन 5 कर दिया गया, मतलब और भी चीजें ऐड की गई है. क्या ऐड की गई है? प्रोविजंस में क्या ऐड हुआ है? मतलब स्मॉलर पावर यूजिंग फैक्ट्रीज employing 10 to 19 persons. सीधी सी बात है, पहले 20 या 20 से ज्यादा लोग थे, अभी उससे कम, माने 10 या 10 से ज्यादा, 10 से 20 के रेंज को भी कवर किया जाएगा. नॉन पावर फैक्ट्रीज, नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज employing 20 और मोर पर्सन्स. ठीक है. मतलब जो नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज हैं उनमें भी 20 या मोर पर्सन्स होंगे तो उनको. नेक्स्ट इज शॉप्स, होटल्स एंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तो ये सब कवर ही था, ईएसआई एक्ट में भी ये सब कवर है. शॉप्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, मतलब स्टाफ जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, सिनेमाज इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स वहाँ पर भी. ठीक है. न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट उन लोगों को भी कवर किया गया है. रोड मोटर ट्रांसपोर्ट, इसका तो मेरा बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है रोड एक एक्सीडेंट का, एंड ईएसआई ने बहुत हेल्प किया था. 20 और मोर पर्सन्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बता रहा है? इन सारे चीजों को भी स्कोप को बढ़ाकर, मतलब नॉट ओनली द स्कीम वाज लिमिटेड टू दिस, मतलब इसको लेकर सिर्फ कवर्ड नहीं था कि 20 और मोर पर्सन्स जो रहेंगे उनको ही मिलेगा. इसके अलावा ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5, और भी ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया स्कोप को एक्सटेंड करके. ठीक है. द एक्ट हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू अ माइन or railway running set and specified seasonal factories. The state government may extend the provision of the act to cover other establishment or class of establishment, industrial, commercial, agricultural or otherwise, in consultation with the corporation and with the approval of the central government after giving 6-month notice to its intention to do so in the official gazette. देखो अभी तक ESI एक्ट में does not apply to mine और railway running set. जो माइंस है या रेलवे रनिंग सेट है या कुछ स्पेसिफाइड सीजनल फैक्ट्रीज हैं, वो फैक्ट्रीज में ईएसआई एक्ट अभी भी एक्सक्लूडेड है. ठीक है. बट स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंशन कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द प्रोविजन, मैंने कुछ प्रोविजंस को ऐड कर सकती है टू कवर अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, मतलब इतने सारे स्टेट अगर चाहे तो वो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट को भी इंक्लूड कर सकती है, लाइक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एनीथिंग विद द कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन से डिस्कशन करके. एंड नो डाउट उसके लिए एक 6 महीने पहले एडवांस नोटिस एक ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा ना. डेफिनेटली आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल अप्रूव. उसके हिसाब से कोई भी सेक्शंस को या कोई भी इंडस्ट्रीज को स्कोप में लाया जा सकता है एज पर दी स्टेट, वो स्टेट की विलिंगनेस के हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट इज डेफिनेशंस एज पर ईएसआई एक्ट. नाउ फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एम्प्लॉय को किस तरीके से डिफाइन किया गया है. The term employee as defined under section 2 subsection 9 of the act refers to any person employed on wages or in connection with the work of a factory. देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, अंडर सेक्शन 2
सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द एक्ट वो डिफाइन क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को, ठीक है। ऑफ द एक्ट रेफर्स टू एनी पर्सन, किसी को भी बात कर रहे हैं, रेफर्स टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस, ठीक है, जिसको वेजेस पे हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, इन और इन कनेक्शन विद और हम बोल सकते हैं इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कनेक्शन विद द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री मतलब एक स्टाफ जो कि एम्प्लॉयड है, वो वेजेस हो, मतलब उसको वेज दी जा रही है, वेदर ही इज कनेक्टेड विद अ फैक्ट्री, वो किसी फैक्ट्री से कनेक्टेड हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। इसका मतलब हम उसको एक एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे जो सैलरी या वेजेस लेकर किसी फैक्ट्री में या एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है जहां पे ये ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है। It has a wide connotations and includes within its scope clerical, manual, technical and supervisory functions. Persons whose remuneration, excluding the remuneration for overtime, does not exceed 6,500 a month are covered under the act. देखो यहाँ पे मैं remuneration, ये उस टाइम की बात है जब ये बुक प्रिंट हुआ था, उस टाइम 6,500 था। लास्ट जब मैंने देखा था उस टाइम 15,000 था, ठीक है। ये जो रेम्यूनरेशन को कवर कर रहे हैं 6,500 बोल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं हम अभी क्या है करंट स्टेट। मुझे लास्ट जो पता है कि वो इट वाज ईएसआई को कवर करने के लिए मतलब बेसिक्स जो ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 15,000 होनी चाहिए। ईएसआई बेनिफिट टू एम्प्लॉइज सैलरी less than employees whose monthly salary are rupees 21,000 or below are covered under the ESI Act. The wage limit for coverage under the Act had been increased from 15,000 per month to 20,000 in December 2016. Yes, मैं 2011 की बात करी, उस टाइम 15,000 था, उसके पहले 10,000 था, 10,000 से 15,000 हुआ था 2011 में, और 2016 में विद इफेक्ट फ्रॉम 2016, मतलब with effect from December 2016 employees whose monthly wages are rupees 21,000 or below। तो यहाँ पर employees whose salary नहीं लूंगी मैं, wages are rupees 21,000 और बिलो, ठीक है, 21,000 और बिलो आर कवर्ड अंडर द ईएसआई एक्ट। मतलब दिसंबर 2016 में ये चेंज हुआ है, पहले वो 15,000 था, ठीक है, मीन्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 15,000 टू 21,000। ये ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है, 21,000 जिसको मिलता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जिसको एक सैलरी अमाउंट मिल रहा है 21,000 या उससे नीचे, एम्प्लॉइज हुज वेजेस आर रुपीज 21,000 और बिलो आर कवर्ड अंडर ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट में बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। The Act does not make any distinction between casual and temporary employee or between technical and non-technical employee। देखो सबसे बड़ी बात है, ESI Act does not differentiate between type of staff, ठीक है, distinction between casual and temporary employee, casual and temporary employee सबके लिए ये applicable है, ठीक है, temporary employee, ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है, एंड ऑल्सो employees there is also no distinction between those employed on time rate and piece rate basis। टाइम रेट एंड पीस रेट बेसिस में भी अगर कुछ है उसको भी हम कवर कर सकते हैं ईएसआई में। employees employed directly by the principal employer and those employed by or through a contractor on the premises of the factory and those employed outside the factory premise under the supervision of the principal employer are all included under the act। देखो कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर फैक्ट्रीज
प्रीमाइसेस डज नॉट मैटर, ठीक है, डज नॉट मैटर। तुम मेरे फैक्ट्री के अंदर हो, प्रीमाइसेस के अंदर हो या बाहर काम कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयर के डायरेक्ट पेरोल में हो, डायरेक्ट पेरोल में हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर के पेरोल में हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के पेरोल में हो, तो इट डज नॉट मैटर। मैं कॉन्ट्रैक्टर के पेरोल लिखी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स पेरोल, कॉन्ट्रैक्टर्स पेरोल, तो इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये सारी चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है ना। तो ESI एक्ट का इतना ज्यादा ये है। It also covers administrative staff and persons engaged in the purchase of raw material or the distribution of sell of product and similar on related function. However, the definition of employee does not include any member of the Indian Naval, Military or Air Force. अब देखो ESI एक्ट के बारे में पहले ही हमने डिस्कस किया, जैसे दैट ESI एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू माइंस। अब यहाँ पर जो इम्प्लॉइज हैं, इम्प्लॉइज को जब हम काम मतलब डिफाइन कर रहे हैं, इम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, वो देखना है, डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ इंडियन नेवल, ठीक है, क्योंकि उनको अलग सुविधा दी जाती है, उनको अलग एक स्टेटस है, और एयरफोर्स, उनको डिफेंस के तरफ से अलग फैसिलिटी मिलती है, इसी वजह से उनको ESI के परव्यू में उनको इम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू ESI एक्ट। अब देखो यहाँ पे साइलेंट फीचर्स बता रहे हैं ऑफ द रीसेंट अमेंडमेंट्स। हमारे बुक से अच्छा रहेगा अगर मैं थोड़ा देख लूं। फीचर्स of recent amendments to ESI Acts 2010 का है, तो 2016 का नहीं है कुछ। ESI न्यू रूल्स 2000, लेटेस्ट अमेंडमेंट 2020, 21 में तो कुछ आया नहीं है। प्लस मिनिस्टर देखें क्या है, देख लेते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे यहाँ पे बता रहा है बुक में, सर्कुलर यूनिफॉर्मिटी इन सिंगेज साइनेज सिस्टम, लेटर्स हेड, विजिटिंग कार्ड, मास्टर रिवाइज डिजाइन ऑफ जनरल लेटर हेड, हटाओ गोली मारो ये सब। enhancement of sealing with the procurement, fall equipment, publicity of medical, change of nomenclature, ऑफिस मेमोरेंडम नहीं जरूरत है हमको ये सब। यहाँ पे जैसे वेज सीलिंग हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10,000 to 15,000 है, 2010 तक का दिया है। तो अभी हम लोग को पता है कि वेज सीलिंग जो वो इंक्रीज हो गया है 2016 से, कि वो 15,000 की जगह 21,000 हो गया। बेसिक सीलिंग जो है वो 21,000 की है ना। The number of employees brought down to 10 and more with or without power for deciding the applicability. ये भी है कि जो स्टाफ है, स्टाफ के नंबर्स को रिड्यूस किए गए हैं। अमेंडमेंट टू ESIC रूल्स देखें, ESIC rules employees to contribution at the rate of 3% of the wages of the employees and employees contribution at 1% for beginning 2 years in the areas where the act is implemented for the first time. ये तो सब पता ही, हटाओ गोली मारो। इम्प्रूवमेंट ऑफ बेनिफिट यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, जो रिवाइज्ड जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं साइलेंट फीचर्स, अपडेटेड फीचर्स जो है मैं बोल पाऊंगी, ठीक है। उसको मैं लिख के रखती हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू डू इट, ठीक है।